नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो कल देर शाम एक जो हलचल हुई राजनीति में महाराष्ट्र के, उसमें अजित पवार पहले शरद पवार जी से मिले और उसके बाद तुरंत जो है वो चले गए दिल्ली और वहाँ अमित शाह से मुलाकात किए। इससे जो है महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा सा हलचल मच गई और लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर में अजित पवार का शरद पवार से मिलना, फिर अमित शाह से मिलना क्या दिखाता है। कहीं शरद पवार फिर से तो शरद पवार को जो है लाने का प्रयास तो नहीं चल रहा है इसमें, मतलब महायुति में या एनडीए में। तो हम इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि अजित पवार जो अक्सर बीमार होते हैं उसके बाद एक बड़ा भूकंप आता है, तो कहीं अब बीमारी की जो बात जो भूकंप आ रहा है कुछ तो है इसके अंदर नया। सर, क्या लगता है आपको, जो चर्चा है लोगों में, अनाप शनाप की चर्चा है कि पवार साहब एनडीए में आ रहे हैं तो पवार साहब कुछ और कर रहे हैं, पवार साहब अजित पवार को बरगला रहे हैं, क्या क्या बातें जो सोशल मीडिया चल रही है। जी जी, आप क्या मानते हैं इसको? सर, मेरे को बहुत सारी बातों में ना छोटे छोटे स्टेटमेंट करने हैं जी, क्योंकि अभी दिवाली चालू है, लोगों को भी इतना टाइम नहीं है जी, और हमको भी बहुत सारी जगह जाना है, तो हम बहुत सारे पॉइंट इसमें कवर करेंगे जी जी। मेन सब्जेक्ट अपना आप जो बोल रहे हैं जी, वो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी से बिहार विधानसभा में 75% आरक्षण का विधेयक पास कर लिया। बिल्कुल सर, ऐसा है कि नीतीश कुमार को ये पूरी तरह से मालूम है कि उन्होंने 75 ने 100% का भी किया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट उसको सैंक्शन करेगा, केंद्र सरकार उसको एक्सेप्ट करेगा, उस प्रकार का प्रावधान इसमें तुम्हारे घटना दुरुस्ती में होगा। कुछ नहीं, मगर उन्होंने बैठे बैठे गुडविल जीत लिया और पूरे देश में आग लगाई। मंडल के बाद उन्होंने बड़ी आग लगा दी कि भाई अभी महाराष्ट्र के नेता भी बोलने लगे कि भाई 75 बिहार में पॉसिबल है तो यहाँ क्यों नहीं, तो यहाँ क्यों नहीं जी। सर, मेरे को भी लगता है कि ये सरकार भी बोलेगी कि क्या अपने बाप का क्या जाता है, लो उन्होंने 75 दिया, हम 80 दे देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, मराठाओं को भी उसमें वो शरीक कर सकते। सिर्फ ठहराव करने में किसी के बाप का कुछ जाता नहीं है, ठहराव भी करेंगे। भाई मराठा से मराठा को मराठा करके आरक्षण, बिल्कुल वो भी दे दिया, चलो हमने ठहराव कर लिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो होना होगा देखेंगे, वो बात की बात है। आज नीतीश कुमार नेशनल लीडर बन गया एक इसमें, और बहुत सारे करेंगे। अभी जहाँ जहाँ पे अपोजिशन है, वो कांग्रेस है, वो सब करेंगे, तो हम क्यों नहीं करें? तो वो भी करेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि उनको चाहिए कि 95% आरक्षण ही रखना चाहिए। वो 5% जो है ना, वो ब्राह्मण बिम्मण जो बिगड़े हुए लोग हैं, जो परदेश में ही जाते हैं अभी, उनको देश में जरूरत ही नहीं है। तो मेरे रिलेशन में कोई भारत में है नहीं, सब फॉरेन में है। रिलेशन दूर के रिलेशन, वो जो जरांगे बोलता है ना, एक मिला कुणबी तो 1 2 3 600 मिले तो 600 के 600, वैसे ही ब्राह्मणों की स्थिति है। आज पुणे में बूढ़े ब्राह्मण रहते हैं, सिर्फ सबके बच्चे उधर है, तो ब्राह्मण को जरूरत नहीं है। तो उनको छोड़ के 95% क्या कर दो ना महाराष्ट्र में, कोई बात नहीं, आरक्षण सभी जातियों को डाल दो। ऐसा कोई जाति ही मत रखो ब्राह्मण छोड़ के कि जिसको नहीं मिला, और ब्राह्मण को चाहिए तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में उसको मिल सकता है। अगर कोई अपवाद से निकला ब्राह्मण गरीब तो ठीक है, वो छोड़ो। तो 75% का तो आरक्षण अभी महाराष्ट्र विधानसभा जो दिसंबर में होगी उसमें ठहराव पास होगा ही, क्योंकि वो सबसे आसान है कि भाई हमने किया, नहीं टिका तो हम क्या करें। हाँ, बाद में कोर्ट में जो करना है, मरना है, जलना है, वो सब हो जाएगा जी। वो नीतीश कुमार को भी मालूम है कि ये आगे बढ़ने वाली चीज नहीं है। सर, जनगणना के भी उसने पूरे देश को किस तरह से चुतिया बनाया, देखो ना। सर्वे करा के उसने ऐसा दिखाया है कि जनगणना की जिसको मान्यता है जी, मतलब कानूनी तौर पर मान्यता है, ऐसा दिखाया उसने, जबकि उस जनगणना को कोई मतलब ही नहीं है, सर्वे है। सर, ऐसे सर्वा मैं और तुम उठ के रास्ते पे जाके बोलेंगे ये स्टेशन रोड पे इतने ब्राह्मण रहते, इतने ओबीसी रहते, इतने रहते, और हमारे को हेराफेरी करनी तो हेराफेरी भी करेंगे और डिक्लेयर कर देंगे कि भाई स्टेशन रोड ठाणे के जनगणना सर्वे, क्योंकि जनगणना बोल नहीं सकते हैं, सर्वे किया हमने तो उसमें इतने ब्राह्मण निकले, इतने बनिया निकले, इतने ये निकले, तो हो गया। मगर उसने देश को बनाया ना बुद्धू। हाँ? और सब बड़े बड़े लोग बोले वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? करो ना, कौन किसने मना किया है? बिल्कुल। सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को भी कभी कभी मुझे लगता है कि इन लोगों को भी वो
चतुरता दिखानी चाहिए कि वो जैसे दुनिया को, मैं चुतिया शब्द यूज कर रहा हूँ सर, सॉरी, वो गलत शब्द नहीं है। ये लोग जो कर रहे हैं ना, उसको उल्लू बनाने से अच्छा लोगों के समझ में आया कि हम क्या बन रहे हैं। सर उसने जनगणना नहीं की, उसने सर्वे किया। फिर भी ये ऐसा ठोका कि जैसा, और वो जनगणना मान्य, उसने जो सर्वे किया वो मान्य नहीं होने वाला है कोर्ट में, बिल्कुल नहीं। उसके आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला, फिर भी कर दिया, महात्मा बन गया, पंतप्रधान पद के कैंडिडेट में सबसे आगे बढ़ गया, है कि नहीं? बिल्कुल। महाराष्ट्र सरकार को चाहिए क्या चाहिए तेरे को? चल सर्वे 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 सर्वे। महाराष्ट्र में 95% मराठा, ओबीसी वगैरह जिनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है ऐसे लोग हैं, करो सर्वे। सर सर्वे, इलेक्शन के सर्वे घर में बैठ के तो हम लोग करते हैं ना, बिल्कुल, तो वो भी कर सकते हैं, करो, कोई बात नहीं। 10 लोगों को मिलो, बोलो 1 लाख लोगों को मिले और दे दो, सर्वे भी करो। कौन देखने जा रहा है, कौन सर्टिफाई करेगा, कौन वेरीफाई करता है, सर्टिफाई करता है, कोई नहीं। तो वो छोड़ो, बात समझो। ये आरक्षण का 75% ठहराव इधर आ जाएगा, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और ये 24 दिसंबर जो बोल रहे हैं, उनको बोलेंगे देखो हमारे हाथ में तो जितना था उतना किया, उतना अब आगे आप देखो। अभी कोर्ट ही बाकी है, तो जैसे कोर्ट का डिसीजन आता है, ये तो पास होने वाला ही है, फिर बोलने में क्या जाता? उसमें 1-2 इलेक्शन निकल जाएंगे। हाँ, एक इलेक्शन गया है, लोकसभा गया और विधानसभा गया, बस हो गया, फिर देखेंगे। फिर वो कोर्ट को भी बहाना बना के ये रोकते रहते ना। अभी अजीत दादा ने कल बोला है अपने, मेरे ख्याल से निवडणूक आयोग को, कि हमको 2 महीना चाहिए और प्रूफ देने के लिए और चुनाव आयोग देगा तो 2 महीना गया, ऐसे आगे। फिर नार्वेकर को वो ये बोल रहे हैं, तारीख पे तारीख खींचते रहे। हाँ, तो वो वहां भी ऐसा हो सकता है भाई, सुप्रीम कोर्ट भी देता है तारीख, अभी दे रहे हैं ना। हाँ सर, संजय राउत बोल रहा था कल हमको चाहिए रिजल्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीना दे दिया, मतलब इससे ज्यादा ये क्या। तो वो मामला जो है ना, तो मेरे को लगता है कि हम जिस तरह से सोच रहे कि महाराष्ट्र में आग लग जाएगी, शायद आग लगेगी नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे को उल्लू बनाने का धंधा जो है, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी 75% का आरक्षण घोषित कर दे। ठहराव बाप का क्या जाता है, अपने बाप का क्या जाता है, एक ठहराव तो करना है, और ठहराव एक मत से सम्मत करना है, कौन विरोध करेगा? जो विरोध करते हैं वो इसके वट्टीवार ने भी कही दिया ना, वट्टीवार ने भी कही दिया, क्या कह दिया, कर दो। हाँ बस, कांग्रेस आ गई, बिहार में हो सकता था, यहाँ क्यों नहीं? बस वट्टीवार बहुत अच्छा बोले, आप करो। जरांगे को भी खिंचाई किया उन्होंने, क्या बोले कि बेमतलब का आड़ेबाजी कर रहा है। हाँ नहीं, वो स्वभाव के लिए बोल रहा है, मगर ये 75% का वो, सर वो मुद्दा महत्व का। अभी आते हैं अजीत दादा पवार के मुद्दे पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीत दादा पवार जी अभी ऐसी दुविधा में हैं, जिस दुविधा में असल में एकनाथ जी शिंदे है, ऐसा मुझे लगता था। जो रिजल्ट आए हैं अभी, उससे लगता है कि नहीं, ठाकरे की सेना जो है, शिवसेना, उसके प्रति सिंपैथी है, मगर वोट नहीं है। क्योंकि अभी वोट जो मिले वो शिंदे सेना को ज्यादा मिले, स्थानिक स्वराज्य, ये तुम्हारा ग्राम पंचायत में। अजीत दादा को भी बहुत सारे मिले, शरद पवार की अपेक्षा में उनको ज्यादा मिले। हाँ, मगर अभी ऐसा मुझे लगता है कि शरद पवार खुद, अभी कल उनका दिवाली का मीटिंग रहता है, वो हर साल रहता है, तो उसमें कुछ बात भी नहीं है। वो सर कितनी भी दुश्मनी हो, आप जाते ही है। कल मैं एक ऐसे आदमी के गया था कि मैं जाते समय मेरे बॉडीगार्ड को बोला कि ये आना पड़ता है, नहीं तो साला ये खुन्नस निकालेगा, ऐसे पोस्ट पे बैठा है करके मैं गया, और उसको एक बड़ा इतना ये दिया। सर मेरा भी आइडिया क्या है, मेरे घर में इतना गिफ्ट आता है दिवाली का, उसका क्या करने का। एक आदमी को मैंने बिठा के रखा है कि भाई तो जैसे ही आएगा, मेरे प्रमोद जो है उसको बोला है कि जैसे ही आएगा उसका स्टिकर निकाल देने का, अपना स्टिकर लगा देने का। सर इतने 5, 25, 50 आएंगे तो करेंगे क्या उसका, कितना ड्राई फ्रूट खाएंगे? मेरे को तो डायबिटीज है, मना है, तो खा भी नहीं सकता। तो ड्राई फ्रूट के बॉक्स से पीछे बहुत ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, वो टिके, दूसरा कुछ देते हैं तो वो टिकता नहीं है ना। ये ड्राई फ्रूट साल भर खा सकते हैं, तो भेजते रहते हैं, कितने खाएंगे? और खाने को मना है हमको, जिसको ड्राई फ्रूट आते हैं ना जनरली, उसको मना ही होता है। तो मैं इसमें देखो गड़बड़ कैसी हो गई कि एक दोस्त है मेरा, पॉलिटिकल लीडर है, वो हर साल मुझे जो भी गिफ्ट भेजता है वो मिनिमम 1 लाख का होता है, हर साल आता है। अभी भी आपको मालूम है, तो हर साल उसका गिफ्ट आता है। तो अभी ये कहानी पिछले साल की है, ये साल में भी उसका गिफ्ट आया है, मगर मैं भी शाना हो गया हूँ, इसलिए भी थोड़ा चेक करूंगा। सर पिछले साल उसने मुझे
मैं इटली में गया था, तब इटली में ये सब लेदर की चीज़ें बहुत मिलती है, तो वहाँ से मैं एक बैग लेकर आया था, उसकी कीमत थी 1 लाख। तो मैंने जब देखा तो जरा थोड़ा सा ओपन किया तो मुझे पता चला कि इसमें वही बैग है जिसकी कीमत 1 लाख है। मैं बोला है उसका प्यार अपने ऊपर, तो भेजा है उसने। तो मैंने क्या किया कि वो बैग के ऊपर जो कवर था उसके ऊपर उसका स्टिकर था, वो स्टिकर मेरे आदमी से हटवा दिया और वही बैग वैसे की वैसे, और जिसको मैं 1 लाख का देने में मजा लेता हूँ या दोस्त है ऐसा कि उसको दिया तो कोई बात नहीं, उसको भेज दिया। सर 2 दिन के बाद, अभी पिछली दिवाली की कहानी है, 2 दिन के बाद उसका मुझे फोन आया, अनिल तेरा नाम जितेंद्र आवाड़ कब से हो गया? मैं बोला क्यों? वो बोला जितेंद्र आवाड़ है वो, उसने क्या किया था, तुम क्या करते हो, तुम ऊपर के फाड़ के सबको एक्सचेंज कर रहे हो, उसने बैग के अंदर जो बेस है वहां पे अपना ये लगाया था स्टिकर। तो बोले, मैं वो खोला, मैं बोला देखो ये अनिल है, 1 लाख रुपए की बैग इटली की मेरे को भेजी है। तो मेरी बीवी चौकस है, वो अंदर भी अंदर सब देखती है, वो बोली उसने देखा, वो बोली ये अनिल दत्ते ने भेजा ही नहीं है। बोली कैसे, क्या बात करे, अनिल दत्ते का आदमी देखे गया? बोली नहीं ये जितेंद्र आवाड़ का है। बोले क्या बात करी हो? बोले देखो अनिल दत्ते जी को, मतलब वो भी भाभी है, बोले अनिल जी को पता नहीं था कि जितेंद्र इतना होशियार है कि ऐसे तुम्हारे जैसे लोग ऊपर के स्टिकर हटाते हैं, ये मालूम है उसको, तो उसने नीचे ठीक मतलब आपकी चतुराई पकड़ी है। सर अभी नीचे इतना बड़ा गिफ्ट पड़ा है उसका, कोई इलेक्ट्रॉनिक बड़ा आइटम है। मैंने अभी तय किया कि वो पहले खोलूंगा, देखूंगा, अगर मेरे काम का है तो मेरे पास ही रखूंगा, क्योंकि वो आता है तो पूछेगा मेरा गिफ्ट नहीं दिख रहा है, तेरा बैग क्या अंदर है, बोल सकते हैं। वो जो है अभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा, तो वो मजा होती है। अभी वो बात छोड़ो, तो दिवाली के समय ये सर हर साल आते हैं, उसमें कोई न्यूज ही नहीं है। और सर कितना मैं बोल रहा था, कितना भी दुश्मनी है तो देना पड़ता है। कल भी मैं बोला एक को देना पड़ेगा करके दे के आए। और बहुत सारे सर गिफ्ट आते हैं ना, वो फियर और फेवर में ही आते हैं। अधिकारी लोगों को जो दिए जाते हैं, पुलिस वालों को, इनको वो क्या पैर से दिए जाते हैं? भाई दुर्जनम प्रथमम वंदे, भाई इसके पास एक गिफ्ट भेजो, उसको कम से कम बुरा कम हो जाएगा उसके मन का। मैं तो बोलता हूँ पुलिस वाले, सरकारी अधिकारी, इनको जो गिफ्ट आते हैं वो प्यार से कभी आते ही नहीं है। वो कुछ करे नहीं, साल भर उसको ये बादाम काजू खाते खाते याद तो रहे कि भाई ये इसका खा रहा हूं मैं करके वो बेचते हैं। इसके लिए सर मैं एक अधिकारी के घर भी गया था, तो उसके घर में मैं बोला अच्छा हो गया। मैं क्या गया, मैं हमारा यहाँ एक मराठी फराळ बनाती है और बहुत सुंदर बनाते हैं, मराठी टिपिकल दिवाली फराळ, उसके बॉक्सेस मैंने देने के लिए बनाया खुद। मेरे को जिनको देना है और एक्सचेंज नहीं करना है उनके लिए दिया, तो उसको फराळ लेके गया था मैं, नॉन महाराष्ट्रियन था वो, और उसको अलग लगेगा। सर यहाँ तक ऐसे दीवार पूरी भर गई थी ड्राई फ्रूट और मिठाई से, और वो यही कर रहा था। बोलता अरे तेल काट रहे जरा सावन, उसके आदमी ने भी स्टिकर निकाल के ये पूरे दिवाली में सब जगह, मुंबई और सब जगह चलते हैं। आप मानेंगे नहीं, पहले शादी में, अभी ये दूसरा मुद्दा है, मजा आता है करके बोल रहा हूँ मैं, शादी में उस समय मिल्क कुकर सस्ता मिलता था शादी में। हमारी शादी जब हुई मेरी तो 50 साल हो गए शादी को। सर मिल्क कुकर, प्रेशर कुकर और वो बर्तन का एक सेट और डिश का सेट, सर इतने आते थे शादी में, 50-50, 100-100 मिल्क कुकर आते थे, 50-50, 100-100 प्रेशर कुकर आते थे शादी में। वो शादी में क्यों, हर एक आदमी को मालूम था ये सस्ता गिफ्ट है और दिखता अच्छा है तो दे देते थे। सर पूरा आधा आहेर तो इसमें ही आता था लोगों से आने वाला, फिर करेंगे क्या घर में, सो बांटना पड़ता था। तो वो लोग क्या करते थे, हमारे इसमें ऐसा एक्सचेंज करते हैं, भाई तुमने हमको दिया रिटर्न गिफ्ट, तो ऐसा घुमा घुमा के खत्म करने की बारी आती थी। तो सर अभी इधर आते तो ये पवार साहब वगैरह मिलते हैं, इसमें कोई बात नहीं। अभी वो दिल्ली है जी। उसके बाद सर इसमें भी ऐसा है कि हमारे मीडिया वाले क्या मूर्ख है, क्या इनको अकल नहीं है? सर उनके प्रोग्राम तय रहते हैं। अपना एक दोनों का कॉमन फ्रेंड है बिनू वर्गीस, उसका सुबह 8:30-8 बजे मैसेज आता है, आपको भी आता है, मेरे को भी आता है। उसमें लिखा रहता है मुख्यमंत्र्यांचे आजचे कार्यक्रम, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आजचे कार्यक्रम, अजितदादा पवार यांचे आजचे कार्यक्रम। आता है कि नहीं? आपको भी आता है, मेरे को भी आता है, और पूरे सब मंत्रिमंडल के कार्यक्रम देता है वो, बड़े जो मंत्री है उनके। सो उसमें उस दिन लिखा हुआ है सुबह बाणेर पुणे
फैमिली मीटिंग, और दोपहर 2 बजे की या 3 बजे की फ्लाइट दिल्ली। आगे लिखा है अमित शाह यांच्याबरोबर मुलाकात। सर ये प्रोग्राम जो है वो 2-3 दिन पहले तैयार होता है। वो ऐसा नहीं हुआ है कि वो इनका खाना खाए, हाँ, इनका शरद पवार के घर का वो बाणेर में प्रतापराव जाधव, सर आपको बड़ी आश्चर्य होगा, प्रतापराव जाधव का जो घर है बाणेर में, जहाँ पे ये मीटिंग हुई, उसके बाजू में मेरे बीबी का घर है। उसी बाजू के कॉम्प्लेक्स में वो रहती है, तो उनके घर से दिखता है वो प्रतापराव पवार के जो सकार के मालिक है, और उनका अभिजीत करके बेटा है, तो उनके बारे में सर बोलने के लायक है, बहुत मजा है। तो वहाँ पे खाया लड्डू बिड्डू, और लगेज दिल्ली में वो लड्डू का कुछ अलग करने के लिए, ऐसा नहीं था, वो प्लान था सर। अमित शाह के अपॉइंटमेंट क्या ऐसे, ओ गिरी साहब येऊ का जरा 5 मिनट, ऐसी मिलती है क्या? अमित शाह की मीटिंग तय करने के लिए 10-15 दिन पहले ये करना होता है, तो ये तय था। अभी वो क्यों है, इसके बारे में एक मुद्दा ऐसा चल रहा है कि भाई अजित पवार को और कुछ चाहिए करके वो कर रहे हैं, मतलब अभी समाधान ही नहीं है वो जी, 9 खाते मिले अभी और कुछ, हाँ नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ चाहिए। ये दूसरी एक बात है कि देखो कि जब शिंदे साहब इधर आए तो मोदी और शाह ने उनको बोला था कि आप दिल्ली की चिंता मत करो, आप महाराष्ट्र संभालो। वैसे ही इनको बोला गया होगा कि तुम दिल्ली की चिंता मत करो, तो वो बोले होंगे कि अभी पवार साहब खुद जाके उधर बैठ रहे, दबाव ला रहे हैं निवडणूक आयोग पे, इसके उसके, अभी कोर्ट में भी जा रहे हो, तो कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पवार साहब को देख के वो चुनाव आयोग वाला थोड़ा डरे, और वो जो हम सोचते हैं कि अपनी ओर से देगा उसके बदले एकदम अलिप्त हो जाएगा, फिर बोलेगा ना तुमको ना उनको, ऐसा करेगा। ऐसा भी हो सकता है, दोनों का दबाव जो अगर है तो ऐसा बीच वाला रास्ता निकाल सकता है। कोर्ट में भी ऐसा हो सकता है कि भाई स्टे दे दिया, आगे पिछले साल अगले साल देखेंगे, ऐसा हो जाएगा, तो वो नहीं चाहते, करके भी गए होंगे। और एक बात जो कहीं नहीं आई है मगर मेरी इंट्यूशन कहती है वो ऐसी है कि शायद अभी पवार साहब के पूरे ये हुकुमशाही से छुटकर वो यहाँ आए हैं जी, और बातें आती है ना पेपर में कि अजीत दादा को बोलते हैं कि तुमको मुख्यमंत्री करेंगे, मगर अट ये है कि आप शरद पवार को पार्टी में लाओ। सर मैं चाहूंगा कि, मैं सोचता हूं कि कभी भी अजीत पवार अभी चाहेंगे नहीं कि शरद पवार बीजेपी में आ जाए, एनडीए में आ जाए, एनडीए में आ जाए इसके साथ, या बीजेपी में आए, वोट चलो एनडीए में आ जाए, आपका ज्यादा ये है वो एनडीए में, क्योंकि सर जिसके तकलीफ की वजह से वो बाहर निकले उसको ही बुलावा यहाँ, और ये मेरा, और बीजेपी में वो जाएंगे तो अजीत दादा की कीमत बीजेपी में खराब हो जाएगी, एनडीए में खत्म हो जाएगी ना। फिर अरे बाप मिला तो बेटे को कौन पूछेगा, कौन पूछता है? तो वो शायद उनको बोलते हैं कि ये शरद पवार के मामले में पड़ो मत, था उसको रहने दो उधर, उनको रहने दो उधर, अलग थलग, हमको नहीं चाहिए वो। और ऐसा अगर उन्होंने बोला था कि शरद पवार लेकर आओ फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो भी झूठ लगता है मुझे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शरद पवार है, और डायरेक्ट उनसे बात करते हैं ना वो, ये इसको मिडलमैन काय के लिए चाहिए, बराबर। शरद पवार जी को पटाने के लिए दलाल चाहिए क्या? डायरेक्ट बात हो सकते हैं सर, मोदी जी उनसे बात करते हैं, अमित शाह बात करते हैं, ये सब अंदर से मिले हुए ही है। बिल्कुल, जब बाहर पढ़ना होता है संसद में तो बाहर पढ़ जाते हैं, बहिष्कार करते हैं, वो क्यों करते हैं सर? राज्यसभा में भी इनको कोऑपरेट करते हैं ना वो, सर अंदर से सब मिली भगत है सर, सब जगह ईडी के छापे पड़ते हैं, मगर इनके शरद पवार के घर कहाँ पड़े, सुप्रिया सुले के घर कहाँ पड़े, अजीत दादा के रिश्तेदारों पे पड़े सभी, इनके यहाँ कहाँ पड़े? इसका मतलब होता है वो अजीत दादा से ज्यादा अहमियत इनको देते हैं, इनके घर पे छापे नहीं है। अजीत दादा को तो छापे मार के डरा के पकड़ के लेके आए। सर आपको एक कहानी बताता हूँ, बहुत स्फोटक है और कहीं नहीं आई है। सर महाराष्ट्र के चैनल्स पे एक मराठी उद्योगपति के ऐड आती है, बहुत सालों से आती है, पिछले 2-3 साल से तो जबरदस्त उनके आते हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो पिछले हफ्ते सर ये देखो कैसा कोइंसिडेंट है, जितेंद्र और संजय राउत मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। वो ये बोलते हैं कि अनिल ये ऑन द रिकॉर्ड है या ऑफ द रिकॉर्ड है, अनिल जी ये ऑफ द रिकॉर्ड है अनिल जी, मगर ये ऑफ द रिकॉर्ड है। जितेंद्र तो मुझे बता देता है, सर ये अगर आप मेरे नाम से डालने वाले तो ये डालो,
मगर आपको ये बताता हूँ, ऐसा हमारा रिश्ता है। संजय का और अलग है। तो सर जितेंद्र ने मुझे पिछले हफ्ते बताया था कि अनिल जी, फोन पे बात कर रहे थे हम लोग, अनिल जी देखो कैसे ये ईडी का उपयोग करते हैं, इनकम टैक्स का उपयोग करते हैं। बोले महाराष्ट्र के एक उद्योगपति है, नाम दिया उन्होंने मुझे, और उनके ऊपर कल छापे पड़े हैं। और बड़ा उद्योगपति है, मराठी उद्योगपति है, अभी जो लीडिंग उद्योगपति महाराष्ट्र में आगे बढ़े हैं उन 5 में से एक है वो। और बोला टॉप 5 में है अभी। और बोले उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ गया है। मैं बोला आगे क्या हो रहा है, मतलब उत्सुकता से पूछा। तो बोला आगे कुछ नहीं हो रहा है, उनको कंडीशन दी है कि 100 करोड़ पार्टी फंड और हमारे पार्टी में आने का। मैं बोले ये मामला हुआ कैसे? वो जितेंद्र है सर, और मैं जो सच बता रहा हूं अभी कहीं नहीं आया हुआ सच है। वो बोला कि वो जो उद्योगपति है उसने जरांगे पाटिल को एक जगह पैसे की मदद की। अभी जरांगे पाटिल तो बोलता है मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा लेता नहीं हूँ, पैसा किसी ने मुझे दिया नहीं दिया है। वो उन्होंने जरांगे पाटिल को नहीं दिया होगा, पर उन्होंने मदद की एक उसकी सभा के लिए, और खासी अच्छी मदद की, अच्छी खासी कुछ करोड़ की मदद की। तो इनके पास तो सब यंत्रणा है कि वही ये एक पान पट्टी भी खाएगा तो इसका पैसा कहाँ से आता है। तो उनको पता चला कि ये उद्योगपति है, इसने जरांगे पाटिल की ये जो सभा हुई उसके लिए उसको पैसा दिया, मतलब उसकी की क्या जो करने की खातिर की। सर ये जैसे पता चला विदिन 48 आवर्स उसके ऊपर ईडी के छापे आ गए, प्रॉपर्टीज के पीछे हर एक प्रॉपर्टी पे छापा। अरे उसको, वो तो आम उद्योगपति था, वो कोई ऐसा ये नहीं है ना, वो थोड़ा तुम्हारा अदानी या अंबानी है कि वो ये करेगा। पॉलिटिकल है वो, नहीं है पॉलिटिकल। तो कैसे पॉलिटिक्स से आगे भी आएगा सर? नहीं, उसको क्या है ना, वो जात वाला, जात की वजह से उसको लगा कि ये मराठा आंदोलन कर रहा है तो मैं मराठा हूँ, और मेरी भी इतनी प्रॉपर्टी इतना पैसा है मेरे पास, तो चलो मराठा कॉज के लिए कुछ दे देते करके उसने सदिच्छा से दिया। उसका ये थोड़ा मुख्यमंत्री बनने वाला है जरांगी, दूसरे किसी को पैसा दिया तो ये होता है। तो उसने प्यार से किया था, और शायद जरांगी को मालूम नहीं होगा ये कि उसने कितना पैसा खर्चा किया, मुझे मालूम है, उसको नहीं मालूम। इसलिए जरांगी देखो कॉन्फिडेंस से बोलता है हमने एक पैसा लिया नहीं, और किसने लिया किसने नहीं लिया वो चैलेंज करता है लोगों को, बता दो मुझे किसने पैसा दिया। अब मेरे पास किसने बताया कितना दिया, कितना दे दिया, कैसा उसका उपयोग है वगैरह वगैरह। मगर जरांगी को भी मैं मुसीबत में नहीं लाना चाहता, चलो उसका अपना जो चल रहा है वो चलने दो। तो सर उनको 2 दिन के बाद उनको टाइट करके रखा। तो वो अभी कितनी बातें मैं रिवील करूं, ऐसा कभी कभी होता है, नाम नहीं करूंगा, मगर सर वो पवार साहब को अप्रोच हो गए और उन्होंने बोला कि मैं मराठा करके एक इशू चल रहा है करके मैंने जरांगे को थोड़ी मदद की, और उसकी वजह से अभी मेरे ऊपर ईडी के छापे आए हैं और ये हो रहा है, तो क्या करूं? सर उन्होंने बोला कि देखो इसमें ये ईडी बीडी के मामले में एक ही रास्ता है, तुम बीजेपी में जाओ, ये सब जो मामला है अगले 48 घंटे में खत्म हो जाएगा, और उनको भी 100 करोड़ देंगे पार्टी फंड के लिए। सर उसने यही किया। मुझे जितेंद्र ने बताया था कि अगले हफ्ते सर आप टीवी पे न्यूज देखोगे, एक मराठी उद्योगपती भाजपमध्ये प्रवेश केला। नाम है आया ना टीवी पे न्यूज आया कि वो बीजेपी में प्रवेश किया। क्या नाम है सर? वो बताऊंगा तो वो 100 करोड़ का खटला आपके ऊपर करेगा। अच्छा, तो इसका प्रूफ है कुछ? लेकिन नाम तो आगे टीवी पर बोल रहे हो ना। मैंने नहीं दिया ना। अच्छा। और टीवी वालों ने ये कथा बताई टीवी वालों ने उसके आने की दास्तान दी, मगर ये बताया क्या जो मैं बता रहा हूँ कि 100 करोड़ पार्टी फंड लिया गया, उसके ऊपर ईडी के छापे पिछले हफ्ते पड़े, उसकी वजह से उसको डराया गया, धमकाया गया और पार्टी में बीजेपी में लाया गया, ऐसा बोला क्या टीवी वाला? नहीं। तो उसके ऊपर खटला होगा क्या? नहीं। किसके ऊपर होगा? मेरे ऊपर और आपके ऊपर। तो नाम लेने की ये जरूरत नहीं है। वो आ गया। सर मैं आपको बचाना चाहता हूँ मैं मराठी में बिंदास उसका नाम ले सकता हूँ क्योंकि मुझे 100 करोड़ की आदत हो रही है मेरे को। अभी जो भी नोटिस आता है ना, देखो वकील का आदमी लाता है तो मैं बोलता हूँ आज किसी के आगे 100 करोड़ की
मेरी सिर्फ कीमत कितनी बढ़ रही है देखो। अभी मेरे को कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख का ये करता ही नहीं है, ठोकता ही नहीं है नोटिस, 100 करोड़ का ही सीधा आता है मेरे ऊपर। तो अभी भी एक और नोटिस आया है, मगर क्या हुआ है कि वो 3 डब्बे में देते हैं। कुरियर से आती है, एक वकील का आदमी देके जाता है, और पोस्ट से आती है। जी। तो मेरे पास वकील का आदमी देके गया है, अभी कुरियर से आएगी कल, और 2-4 दिन में पोस्ट से आएगी। रजिस्टर पोस्ट लगता है ना सर, वो कोर्ट में दाखिल ना पड़ रहा है, वो भी 100 करोड़ की। वो उसमें सर और भी धमाल है। मगर वो एक थाना महाराष्ट्र की एक बड़ी फैमिली है, उनके बारे में हमने एक वीडियो किया था, वो आपने भी दिखाया था। आपने भी दिखाया था, मैंने तो दिखाया ही था मराठी में, आपने भी दिखाया था। उसके मामले में 100 करोड़ की नोटिस आ गई है मेरे जी। अभी मुझे मालूम नहीं आपको आती है कि नहीं, क्योंकि क्या है ना, आपको टारगेट करके फायदा नहीं है उनका, आपको टारगेट करके फायदा नहीं है। अनिल सत्ते को नोटिस दी है, बड़ी न्यूज बन जाएगी। वो बनाई ना इन्होंने, सब टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके सब ने वो किरीट सोमैया की नोटिस का बजना है ना, मुझे मेरा न्यूज तो शायद आ जाएगा 2-4 दिन में, क्योंकि उसके दोस्त तो अपने दोस्त ही है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा नोटिस रेडी हो रहा है, पहले ही बताया था मुझे 100 करोड़ का, तुमने वो वीडियो दिखाया। मगर सर उससे बड़ी बात यह है कि जो वीडियो हमने दिखाया था ऑलरेडी मराठी में, मैंने तो पूरा दिखाया था, हिंदी में आपने भी दिखाया था सर। आज एक मराठी चैनल है, उसने वही वीडियो मराठीत पहिल्यांदा ऐसा वही डाला है एक चैनल वाले ने। ठीक है, वो पहिल्यांदा एक्सक्लूसिव को सर, एक्सक्लूसिव टीवी पे आता है, उसका मजा देखो ना कि एक साथ 8 चैनल पे वो न्यूज चलती है, और हर एक के ऊपर एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव। तेरी माँ का ये क्या एक्सक्लूसिव है तेरा? 8 चैनल दिखा रहे तो पूरी एक्सक्लूसिव कह रहा है उससे। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ तेरे पास होनी चाहिए। तो अभी हमने जो न्यूज दी वो एक्सक्लूसिव हमारे पास है, तो हम पे ऊपर खटला हो सकता है सर। चलो अभी मेन इस पे आते हैं। तो अजीत दादा कभी नहीं चाहेंगे कि और साथ में आए। हाँ, इंडिया में भी आए, ये है, और वो तो रोडे लगाएंगे उधर। अभी उसके लिए भी वो शायद वो अमित शाह जी को मिल सकते हैं। मगर इसमें सर और एक गड़बड़ ऐसी हो रही है कि धीरे धीरे मैं इनमें दूरी बढ़ती हुई देख रहा हूँ, और वो धीरे अमित शाह बढ़ा रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। देखो, एक बार अमित शाह बुलाते हैं शिंदे साहब को, फिर एक बार बुलाते हैं फडणवीस साहब को, फिर अभी अजीत दादा को अलग से बुलाते हैं। अजीत दादा, शिंदे और फडणवीस एक साथ जाके मिलते हैं, लास्ट बराबर हफ्ते मिले। हाँ, उस समय अजीत दादा को लेके नहीं जाते, अजीत दादा का अलग से ही चलता है सब कुछ। हाँ, तो अजीत दादा का चैनल और एक अलग से चल रहा है। तीनों मिलके साथ में बैठे अमित शाह के, ऐसा एक ही बार हुआ है। नहीं, ऐसा एक बार ही हुआ है। हाँ, बाकी बाद में तो इंडिपेंडेंट चल रहा है। तो अभी क्या ना, वो अमित शाह है भाई। शिंदे साहब के मन में भी आता होगा कि भाई अमित शाह ने अजीत दादा से क्या बात की, ये तो अमित शाह जी से पूछ नहीं सकते, और अजीत दादा बताएंगे नहीं। फडणवीस भी सोचते होंगे कि पिछली बार जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना था तो अमित शाह ने उनको कंडीशन डाली कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, मगर ये बात आप फडणवीस को मत कहना, और उन्होंने नहीं बताई, जबकि मुझे मालूम था कि ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको याद है उस समय हमने बोला था। तो फडणवीस एकदम पकड़े गए इसमें कि उनका नाम अनाउंस हुआ, और वो सोचे तो मेरा हो रहा है। फिर वो बोले मैं नहीं जाऊंगा, तो दिल्ली से अनाउंस हो गया अभिनंदन उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारने के लिए। वो भी झटका था उनको। अभी ये अजीत दादा क्या झटका हमको दे रहे, शरद पवार को दे रहे, क्या अमित शाह, दोनों को दे रहे, समझ में नहीं आ रहा है जी। और अमित शाह को कोई नहीं पूछता। सर, ये पेपर वाले बोलते हैं ना कि असे कळते, अरे अमित शाह बैठे, अजीत दादा बैठे, प्रफुल्ल पटेल बैठे हैं, हाँ, तीनों के बीच में बात हो रही है। तो तीनों के मुंह खुलवा नहीं सकते आप क्या हुआ इसके बारे में। अगर अजीत दादा ने बोल दिया कि क्या बात हुई, तो अमित शाह है ना, अगली बार मिलेंगे नहीं उसको, बोलेंगे हमने प्राइवेट बातें की, तुमने लीक कर दी। प्रफुल्ल पटेल की तो हिम्मत ही नहीं है, बिल्कुल। तो ये दोनों बोलेंगे नहीं। अमित शाह कहाँ बोलते हैं किसको? अमित शाह तो ऐसे चलते हैं कि वो देखते कि नहीं देखते वो भी नहीं पता चलता। उनका देखने का भी तरीका ऐसा है, मोदी सामने नजर उठा के एक से नजर मिला के बोलते हैं सर। अमित शाह तो हमेशा उनका ये ऐसा 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 सबसे चलता है, उसमें पता भी नहीं चलता वो देख किधर है। ऊपर आंख उठा के देखा है, ऐसा दिखाए क्या कभी आपने? नहीं, वो हमेशा झुक के चलते हैं। तो अमित शाह नहीं बोलेंगे, अजीत दादा नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे, तो ये चैनल वालों के कान में कौन आके बोल के गया कि ऐसा बात हुआ वैसा, और सब अपने मन की बात देते हैं ना, इसलिए 8 चैनल 8 बातें बता रहे।
कुछ भी हो सकता है, हम भी जो बोल रहे हैं वो अनुमान बोल रहे हैं, मगर हम ऑनेस्ट है. हम क्या है, हमको जब माहिती होती है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा माहिती आहे. और जब माहिती नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि हमको मालूम नहीं, हमारा अंदाजा है. आज हम क्या बोले हमारा अंदाजा है कि शायद पवार साहब को रोकने के लिए भी गए होंगे, हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. वो तो बोलते हैं दिवाली के लिए गए, दिवाली की शुभेच्छा देने के लिए, जा भी सकते हैं. मगर इतना आसान नहीं है. कुछ तो दाल में काला है, ये तो पता है, मगर वो काला कहाँ और कितना किधर है वो पता नहीं चलेगा अभी तक. क्या है, हमेशा की कोई चीज़ जब तक होती नहीं है ना तब तक पता नहीं चलता. अभी एक चैनल अभी मैं देख रहा था, वो बोला मराठा आरक्षण के बारे में अमित शाह से बात की. विदाउट शिंदे और फडणवीस अजित दादा का क्या करेंगे वहां जाके हम मराठा आरक्षण के बारे में? सही बात है, नहीं कर सकते. जबकि उनको मराठा आरक्षण कहीं लेना देना नहीं कहीं भी. अरे वो तो खुद को अपने आप को अलग ही रखा. हाँ. तो सर ऐसा है कि किसी को मालूम नहीं है तो अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं. हमने अपना अंदाजा लगा दिया, देखते किसका अंदाजा सही निकलता है. धन्यवाद. धन्यवाद.